आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत हम करेंगे ओलंपिक गेम से रिलेटेड। तो ओलंपिक गेम के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। ओलंपिक गेम की जो जानकारी है हम वो क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई और किस देश से और कब हुई? ओलंपिक के जो आधुनिक, जिसको हम कहा जाता आधुनिक ओलंपिक खेल, 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में हुई थी। इसमें जो 5 रिंग बने हुए होते हैं वो खेल की सार्वभौमिकता को दर्शाते हैं। अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप महाद्वीप का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक जो वर्ड है यूनान का एक पर्वत है, उसी के नाम पर रखा गया है। ओलंपिक खेलों को हर 4 साल के अंतराल में आयोजन किया जाता है। कौन से ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक पूरी तरह से सोने से बना हुआ था? सन 1912 से। अभी कुछ जो फैक्ट दिए गए हैं द हिंदू में ना, उसमें कुछ फैक्ट और हम जानने को मिल जाएंगे। और कुछ बातें जैसे कि ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल मिलता है वो 92.5% चांदी का और 6 ग्राम सोने से इसको बनाया जाता है। अभी तक का यहाँ पर डेटा बताया गया है कि कितने गोल्ड मेडल इंडिया जीत चुका है हॉकी में। तो 8 गोल्ड मेडल इंडिया जीत चुका है। पहला गोल्ड मेडल 1928 में जीता था। अब अभी तक कितने जीत चुका है ये तो चेंज होते रहता है, लेकिन हमें याद रखना है कि पहला गोल्ड मेडल 1928 में जीता था। अब इसका जो ध्वज होता है किस वर्ष और कौन से ओलंपिक में फहराया गया था पहली टाइम पे? तो सन 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में इसको पहली बार लहराया गया था। अब ओलंपिक पदक के प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। और कुछ बातें जैसे इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल है ना हॉकी में जीता है। भारत ने ओलंपिक में पहली बार 1900 में भाग लिया था, जिसमें नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 सिल्वर जीते थे। द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से कौन कौन से सन में ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ था? तो सन 1916, 1940 और 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया था। और 2012 का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन में। पहली बार ओलंपिक शपथ कहाँ और कब ली गई थी? तो ओलंपिक खेलों में शपथ लेने की शुरुआत 1920 में एंटवर्प मतलब बेल्जियम से हुई थी। ओलंपिक में मशाल जलाई जाती है, जो कि 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार इसको शुरू किया गया था। जो मशाल जलाई जाती है वो सूर्य की किरण से जलाई जाती है। यदि हम बात करें कि कौन सा देश इसमें सबसे आगे है पदक के मामले में, तो सबसे अधिक 2520 पदक अमेरिका के नाम है। पहला ओलंपिक खेल कौन से वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1896 में इसको आयोजित किया गया था। और टोक्यो में ओलंपिक खेल का आयोजन कौन से साल में हुआ था? तो 1964। 1968 में ओलंपिक खेल मैक्सिको सिटी में आयोजित किए गए थे। और पहली बार महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में कब भाग लिया? सन 1900 में पेरिस में। सबसे पहले कौन से देश की महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया था? तो फ्रांस की महिलाओं ने सबसे पहले भाग लिया था। मॉडर्न ओलंपिक के जनक पियरे डी क्यूबेर्टिन को कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में। अब अभी तक हम जो देखे हैं वो कुछ बेसिक जानकारी से रिलेटेड फैक्ट थे। अब द हिंदू में जो चीज़ें दी गई हैं ना उनको हम देख लेते हैं। फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। टोक्यो 2020 की हम बात कर रहे हैं। ऑफिशियली द गेम्स ऑफ द XXX सेकेंड ओलंपियाड पोस्टपोन हो गया था टू 2021, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा था। अब इनका कहना है विल बी बिगन टुडे, अब आज से ये शुरू हो जाएगा और चलेगा ये 8 अगस्त तक। द जापानीज कैपिटल इज़ होस्टिंग गेम्स फॉर द सेकेंड टाइम आफ्टर 1964। एक बार 1964 में जापान की राजधानी में इन खेलों का आयोजन हुआ था, उसकी बार ये सेकेंड टाइम। अब द टोक्यो 2020
मेडल की हम बात कर रहे हैं, हैव बीन क्राफ्टेड फ्रॉम रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये हमको ध्यान में रखना है कि इसके जो मेडल बने हुए हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक का जो कचरा है उसी से मिलकर इनको बनाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ डेटा की। द गेम्स इन नंबर्स, 339 स्पोर्टिंग इवेंट इसमें होंगे, 33 डिसिप्लिन शामिल हैं, 11,200 एथलीट्स हैं इसमें, और 42 इसकी वेन्यूज़ हैं, 120 इंडियन इसमें शामिल हैं। अब जैसे यदि हम डिबेट की बात करें, कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। एथलीट रिप्रेजेंटेटिंग 206 नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ इंक्लूडिंग ए रिफ्यूजी ओलंपिक टीम आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। इसमें ये लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। द इंडियन कॉन्टिनेंट विल compete across 18 disciplines. मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम will be the flag bearer of from India at the opening ceremony. ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग जो बियरर रहेंगे वो कौन रहेंगे? ध्वजवाहक जिसको कहा जाता है, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। अब जो स्विमर हैं, जिसको तैराक बोलते हैं, यूएस के माइकल फेल्प्स, ये सबसे आगे हैं, ऑल ओलंपियन विद 28 मेडल, जिसमें से तो इनके पास 23 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं एंड 2 ब्रॉन्ज है। शूटर अभिनव बिंद्रा की बात करें, इज़ द लोन इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया, तो ये इकलौते हैं अभिनव बिंद्रा। अब इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो देख रहे हैं दैनिक भास्कर से रिलेटेड। देखो, ऐसा माना जा रहा है कि दैनिक भास्कर ने कई सारी खबरें ऐसी छापी हैं जिसमें सच्चाई सामने आती, मतलब जिसमें सरकार की आलोचना हो रही है। जैसे कि पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड है, गंगा में शवों को बहाने से रिलेटेड कुछ न्यूज़ें दैनिक भास्कर के द्वारा छापी गई थी। इसी के चलते चलते ऐसा माना जा रहा है कि आईटी जो डिपार्टमेंट है, इसी के चलते चलते वो दैनिक भास्कर के जितने ऑफिसेस हैं ना, वहाँ पर रेड मार रहा है। अब चूंकि ये जो एजेंसियां हैं ना, वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, और केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि हमारी कोई आलोचना करे, जनता के सामने हमारी कोई कमी सामने आए। तो ज़्यादातर लोगों का, चाहे वो नेता हो चाहे कोई और हो, उनका यही कहना है कि ये ऐसे समय में आप आईटी का रेड मरवा रहे हो, जबकि उन्होंने पेगासस स्पाईवेयर के बारे में कुछ न्यूज़ छापी, जैसे कि पेगासस स्पाईवेयर से भारत के 40 से ज़्यादा पत्रकारों की जासूसी का दावा। ऐसी न्यूज़ यहाँ हमको सामने दिख रही है ना। और भी कुछ न्यूज़ें हैं जो कि गंगा में शवों को बहाने से रिलेटेड थी। आईटी डिपार्टमेंट रेड्स दैनिक भास्कर प्रीमिसेस अक्रॉस द कंट्री। तो कंट्री में, पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी इसके ऑफिस हैं, घर हैं, वहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। एन अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट मीडिया से अपोजिशन पार्टी का कहना है कि मीडिया जब भी कोई सच बताती है ना, तो उसको भयभीत करने के लिए, उसको डराने के लिए, परेशान करने के लिए सरकार ऐसा करती है, ऐसा अपोजिशन पार्टी का कहना है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने थर्सडे के दिन कंडक्ट किया एक्सटेंसिव रेड्स ऑन मोर देन 30 परमिसेस ऑफ दैनिक भास्कर। 30 से भी ज़्यादा जगह पूरे ऑल इंडिया लेवल पर आईटी डिपार्टमेंट ने छापामारी किया था। अब इस एलिगेशन क्या है? टैक्स इवेशन, टैक्स चोरी कर रहे थे ये लोग। ड्राइंग शार्प क्रिटिसिज्म फ्रॉम द अपोजिशन पार्टीज़, इस प्रकार से अपोजिशन पार्टी जो है ना, इसका क्रिटिसिज्म कर रही थी। और अपोजिशन पार्टी का जो क्रिटिसिज्म है उसको भी दैनिक भास्कर शो कर रहा था न्यूज़पेपर में। इसके चलते चलते भी ऐसा किया जा रहा है। ऑफिशियल सर्च द ऑफिसेस ऑफ दैनिक भास्कर, वन ऑफ द लार्जेस्ट मीडिया हाउसेस इन द कंट्री। कहाँ है यहाँ? दिल्ली, भोपाल, इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई एंड फ्यू अदर लोकेशन, ऐसा सोर्सेस का कहना है। द भोपाल रेजिडेंस ऑफ सुधीर अग्रवाल, जो कि इस ग्रुप के प्रोमोटर रहे हैं, वाज आल्सो रेडेड। इनके यहाँ भी छापेमारी की गई थी।
दैनिक भास्कर और its other publication have been aggressively reporting on the scale of devastation during the second wave of COVID-19 pandemic। तो दैनिक भास्कर और इसके साथ साथ में ही इसके जो अदर पब्लिकेशन है ना, कोरोना को जिस प्रकार सरकार हैंडल कर रही थी उसकी रिपोर्टिंग इन्होंने पब्लिक के सामने रखी, उसकी सच्चाई पब्लिक के सामने रखी थी, ऐसा इसमें बताया गया। अब आगे चल कर के भारत समाचार की हम बात कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल है उत्तर प्रदेश में भारत समाचार, विच हैज़ बीन क्रिटिकल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक। तो उत्तर प्रदेश में सरकार कोरोना को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई थी, तो उसकी रिपोर्टिंग कर रहा था भारत समाचार। इसी के चलते चलते यहाँ पर भी जो है छापेमारी की गई है। द रेसिडेंस ऑफ इट्स एडिटर ब्रजेश मिश्रा वाज आल्सो सर्च बाय द टैक्स ऑफिशियल। अब जो अपोजिशन पार्टीज हैं टर्म द रेड्स एंड अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट द मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग द ट्रुथ। तो अपोजिशन पार्टी का कहना है कि जब भी जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल है, जनता के सामने सरकार ट्रुथ रखती है तो सरकार उसको डराने, भयभीत करने, दबाने की कोशिश करती है। अब जब सरकार से जवाब मांगा गया, किससे? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, तो उनका कहना है कि देखो अभी जो एजेंसीज़ हैं वो अपना काम कर रही हैं, हम इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते, ऐसा उनका कहना है। तो केंद्र सरकार के ऊपर जो सेंट्रल वाली जो एजेंसियां हैं, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, ईडी हो गया, इनका मिसयूज़ करने का ना बहुत ज़्यादा आरोप लगते रहता है। आगे यदि आप इसकी वेबसाइट में जाओगे तो ग्रुप का कहना है कि गवर्नमेंट ने छापेमारी इसलिए क्यों की है क्योंकि इसने ना गंगा में जो शवों को बहाया जा रहा था उसकी इन्होंने रिपोर्टिंग की थी, ऐसा इनका कहना है। आगे कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि द टैक्समैन हैव सीज्ड मोबाइल ऑफ एम्प्लॉयज़, उन्होंने मोबाइल तक को जब्त कर लिया गया। अब वही है कि टैक्स चोरी के इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, इसी कारण से इनकी छापेमारी की गई है। अब इसके यदि हम हेडक्वार्टर की बात करें दैनिक भास्कर की, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। द दैनिक भास्कर ग्रुप हैज़ मोर देन 60 एडिशन ऑपरेटिंग इन डजन स्टेट इन मल्टीपल लैंग्वेज, कई सारी लैंग्वेज में प्रकाशित करता है अपने पत्रों को ये। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, दिल्ली के काउंटर पार्ट अरविंद केजरीवाल एंड सेवरल अदर पॉलिटिकल लीडर कंडेम दिस रेड। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की एक स्कीम है जिसको वहाँ के सीएम ने लॉन्च किया था, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई थी, इसको हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की मैप में यदि हम लोकेशन देखें तो आंध्र प्रदेश पड़ता है हमारे पूर्वी और दक्षिणी वाले तट पर। इसके पूर्वी तट पर स्थित है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बाउंड्रीज़ की हम बात करें तो उड़ीसा के साथ में ये नॉर्थ में बाउंड्री को शेयर करता है। नॉर्थ से यदि हम जाते हैं पश्चिम की तरफ तो तेलंगाना के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। इसके बाद इसके पश्चिमी वाले हिस्से में कर्नाटक से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। फिर यदि हम नीचे जाएंगे तो तमिलनाडु के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कुल मिला के उड़ीसा, इसके बाद तेलंगाना और 3 नंबर में कर्नाटक के साथ और चौथे नंबर पे आ जाता है तमिलनाडु। 4 स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और आंध्र प्रदेश के यदि हम पूर्वी वाले तट की तरफ जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी इससे लगी हुई है। अब यहाँ पर मेजर जो रिवर दिखाई गई इस मैप के अनुसार तो वो पेन्नेरू ये रिवर आप देख रहे हैं, जिसकी नेल्लूरू एक सिटी है, कडप्पा है, 2 सिटी इसके पास में हैं, और एक है कोलेरू झील। कोलेरू झील के आइट साइड में विजयवाड़ा पड़ता है, राजमुंदरी पड़ता है। ऐसी मेजर सिटीज़ हैं जो कि उसके किनारे में बसी हुई हैं। थोड़ी सी जीके की यदि हम बात कर लें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश को फाउंडेड किया गया था कैपिटल फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं ना, 1 अक्टूबर 1953 को।
फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की यदि हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 को। इसका नाम है राइस बाउल ऑफ इंडिया, इसके नाम से भी आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। यहाँ पर कौन कौन से शासकों का राज रहा था, तो अशोक, काकतीयास, इसके बाद सालंक्यांस, रेड्डी डायनेस्टी, बहमनी किंगडम और पेमासनी नायकस। इसमें कुछ मेजर हिस्टोरिकल इवेंट भी दिखाए गए हैं। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर यदि हम देखें इसका, तो यहाँ पर कुछ कुछ बातें बताई, जैसे कि टोटल एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, द रैंक ऑफ स्टेट। एरिया वाइज देखें तो 8वें नंबर पर पड़ता है और पॉपुलेशन के हिसाब से 10वें नंबर पर पड़ता है। पॉपुलेशन की डेंसिटी यहाँ पर बताई गई है 800 स्क्वायर किलो स्क्वायर माइल, 302 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर इसकी डेंसिटी बताई गई है। अब हम यदि इसकी बाउंड्रीज़ की तो हम देख ही लिए कहाँ कहाँ से ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। द बे ऑफ बंगाल टू ईस्टर्न बाउंड्री 600 माइल्स की इसकी कोस्ट लाइन पड़ती है। सॉइल यहाँ पर कौन कौन सी है, तो रेड सॉइल सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलती है और यही हमारे काम की। बाकी जैसे कि ब्लैक है, एल्यूवियल सॉइल और कोस्टल सैंड भी यहाँ पर पाया जाता है। मेजर क्रॉप की बात करें तो राइस, मैंगो, चिलीज, पीपर, शुगर केन, कॉटन, सनफ्लावर और पीनट। फॉरेस्ट एरिया यहाँ का है 29,137.4 स्क्वायर किलोमीटर का और क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है यहाँ की। तो अब हम सबसे पहले YSR कापू नेस्तम स्कीम के बारे में जान लेते हैं। कापू नेस्तम स्कीम इज़ एन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम है, जो कि इसमें 15,000 का जो अमाउंट है प्रोवाइड किया जाता है टू ऑल वुमेन। एज ग्रुप यहाँ पर बताया गया है 45 से लेकर के 60 वर्ष तक। ये जो महिलाएं हैं कापू, ओंटारी और जो अदर सब कम्युनिटीज़ है ना, वहाँ की होना चाहिए। हर साल उनको 15,000 रुपया दिया जाएगा ओवर ए टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। जैसे ही 5 साल उनके कंप्लीट होते हैं तभी मिलेगा लेकिन ये पैसा। दिस वे ए टोटल अमाउंट ऑफ 75,000 विल बी ग्रांटेड टू ईच बेनिफिशियरी फॉर 5 ईयर्स। मतलब 5 साल में एक महिला को 75,000 मिलना है, 15 पाना 75। इसको लॉन्च किया गया था 24 जून 2020 को। यहाँ के जो CM हैं YS रेड्डी, इनका नाम है आंध्र प्रदेश कापू नेस्तम स्कीम। इस स्कीम का फॉर दूस एलिजिबल वुमेन हु वर नॉट एबल टू रजिस्टर फॉर द स्कीम इन द फर्स्ट फेज, आंध्र प्रदेश कापू नेस्तम सेकेंड फेज हैज़ बिगन हो गया है इसका। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ को देख लेते हैं। वुमेन बेनिफिशरीज इन आंध्र प्रदेश गेट 490.86 करोड़। ऐसा न्यूज़ बताया गया है कि आंध्र प्रदेश की जो महिलाएं हैं जो इस स्कीम में शामिल हैं उनको 490.86 करोड़ मिल गया है। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने थर्सडे के दिन 490.86 करोड़ डिसबर्स्ड किया, मतलब वितरित किया अंडर द YSR कापू नेस्तम स्कीम। बेनिफिटिंग इसमें कितनी सारी महिलाएं शामिल हैं, 3,27,244 वुमेन जो कि बिलोंग करती हैं कापू, बालीजा, ओंटारी एंड तेलेगा कम्युनिटीज़। तो ये यदि जातियों के नाम आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन ये जो जातियां हैं वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो हमें ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश। द मनी वाज क्रेडिटेड इनटू देयर अकाउंट, तो पैसा सीधे उनके अकाउंट में डाल दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत हर साल जो सहायता है 15,000 की प्रोवाइड की जाती है, ताकि वुमेन जो है ना उनके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए जा सके थ्रू दोज कंपनीज विच द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड पार्टनरशिप। बचपन में स्कूल के टाइम में कई सारे निबंध हम लोग लिखा करते थे, आपको याद है ना, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब एक नई चीज़ उसमें शामिल हो गई है, शायद हमको इन फ्यूचर में इसमें कुछ लिखने के लिए भी शामिल आ जाए, ओशियन पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो बात ऐसी है कि 80% जो हिस्सा है ना लैंड बेस्ड सोर्सेज से यहाँ पर कचरा जमा होता है समुद्र में।
ऐसा इसमें कुछ कुछ फिगर बताए गए हैं। प्लास्टिक वेस्टेज इसमें शामिल है। ऑयल लीकेज हो जाता है तो उसका पूरा फैल जाता है। मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स का कचरा यहाँ पर मिलेगा। कुछ न्यूट्रिएंट भी हमको देखने को मिलती, जैसे कि एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र, एनिमल फीडलॉट वेसल एंड ह्यूमन सीवेज इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। और कुछ कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड स्प्रेड ऑन द क्रॉप ऑफन एंड अप इन द ओशियन वाया रिवर्स। खेतों में किसान लोग कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, बारिश होती है और फिर वही कीटनाशक नदी के पानी के माध्यम से समुद्र तक पहुंच जाता है। दे कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल डिक्लाइंस इन द फिश स्टॉक। इसी के चलते चलते जो मछलियां हैं ना कम हो रही हैं। एंड कैन आल्सो रिड्यूस ह्यूमन फर्टिलिटी। इसके अब केवल ऐसा नहीं है कि मछलियां अकेले कम हो रही हैं, ह्यूमन की जो फर्टिलिटी है ना, जन्मदर है, बच्चे पैदा करने की जो कैपेसिटी है, आप उसको ये कह सकते हैं सीधे तौर पर, वो भी कम हो गई। मरकरी भी यहाँ पर मिलता है। मरकरी इज रिलीज फ्रॉम 2 मेन सोर्सेस, कोल कंबसन से और स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग से। एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट इन यूटेरो, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा कि ये लिखाना क्या है। अब हमने समुद्र वाला जो पॉल्यूशन है उसको इसलिए देखा था क्योंकि मरीन पॉल्यूशन को फैलाने का काम भी ना कुल मिलाकर नदियाँ ही करती। एक एनजीओ है जिसने ये पता लगाया है कि गंगा में माइक्रो प्लास्टिक मौजूद है, और यही जो माइक्रो प्लास्टिक है फिर समुद्र में चला जाता है और फिर वहाँ के जो जीव जंतु हैं और कोरल रीफ्स है ना, उनको फिर प्रभावित करता है। एन एनालाइज of the stretches of the river Ganga by Delhi based environment NGO Toxic Link has revealed pollution by microplastics defined as synthetic solid particles size ranging 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 mm तक इनका साइज है, which are insoluble in water, जो कि वाटर में soluble नहीं है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर पाई गई हैं, इस एनजीओ का कहना है। गंगा नदी जो है वो बहती है अक्रॉस 5 स्टेट एंड हैज़ सीन एट द सेंटर ऑफ मैसिव मल्टी क्रोर अंडरटेकिंग बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा टू राइड इट ऑफ कंटेमिनेशन। कईयों सारे पैसा सरकार इसके ऊपर खर्च कर चुकी है कि गंगा को किसी प्रकार से क्लीन किया जाए। तो जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं आर रिकॉग्नाइज एज ए मेजर सोर्स ऑफ मारीन पोल्यूशन। अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम मैनी सिटीज़, तो अनट्रीटेड जो सीवेज है ना कई सारे शहरों से, एलोंग द रिवर्स कोर्स इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो गए, रिलीजियस ऑफरिंग रैप्ड इनटू नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक पाइल पॉल्यूटेंट इनटू रिवर एज फ्लोज थ्रू सेवरल डेंसली पॉपुलेटेड सिटी। यहाँ अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि शहरों का जो पानी है ना सीवेज का, जिसका अच्छी तरह से उसको निस्तारण नहीं किया गया, वैसा पानी, इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्टेज, और धार्मिक जो लोग होते हैं ना, जो अपनी रीति रिवाज रहते हैं, उनके जो संस्कार रहते हैं, उसके तहत भी वो कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर अपने रिवर पे छोड़ दी थी। इसी के चलते चलते यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। और जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट हो गए और जो वेस्ट मटेरियल है रिलीज्ड या फिर डंप कर दिया जाता है इन द रिवर, ब्रेक डाउन एंड आर इवेंचुअली ब्रोकन डाउन इनटू माइक्रोप्लास्टिक। फिर यही क्या है, धीरे धीरे वो उनका विघटन होता है और वो फिर माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो गंगा रिवर पर जो प्रॉब्लम है ना, कि इसकी जो प्रॉब्लम है माइक्रोप्लास्टिक वाली, ये समस्या तो इन्होंने बता दिया है कि ऐसी ऐसी समस्या। इसके साथ साथ ही इन्होंने सॉल्यूशन भी बताया है कि देखो हमें ज़रूरत है इस कंडीशन को, मतलब जो प्लास्टिक का जो ख़तरा है ना एक्वेटिक लाइफ में, इसको एकदम रियल तरीके से निपटने की ज़रूरत है विथ ए फ्यूचरिस्टिक आई।
फ्यूचर को देखते हुए हमें कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। कई सारे स्टेक होल्डर्स जिसमें शामिल है इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे लोगों को ज़रूरत है कि ये लोग एक साथ आएँ, एक साथ हाथ मिलाएं फॉर इम्प्रूविंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। प्लास्टिक का जो कचरा है उसका मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा कहना है सतीश सिन्हा, एसोसिएट डायरेक्टर एट टॉक्सिक्स लिंक, ये एनजीओ है, इसका ऐसा कहना है। इसमें कुछ बात ये बताई गई है कि द स्टडी क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक अलोंग रिवर गंगा, ये बेस्ड थी ऑन एन एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल एट हरिद्वार, कानपुर और वाराणसी। यहाँ का सैंपल इन्होंने लिया। हाईएस्ट कंसंट्रेशन की यदि हम बात करें सच प्लास्टिक की ना, तो वो पाया गया है वाराणसी में, कंप्राइजिंग सिंगल यूज़ एंड सेकेंडरी प्लास्टिक प्रोडक्ट। अलग अलग टाइप के प्लास्टिक का कचरा यहाँ पर मिला है, सिंगल यूज़ वाला भी और सेकेंडरी प्लास्टिक के प्रोडक्ट। और वाटर का जो टेस्ट है इन्होंने किया था एनआईओ की सहायता से, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की सहायता से। गोवा में ये इन्होंने टेस्ट कराया था। सैंपल वर टेस्टेड टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट टाइप ऑफ रेजिन कोर। इसमें रियल में जो रेजिन कोर इनको मिला है उसको पता लगाने के लिए इन्होंने टेस्ट किया था, और जो रिजल्ट आया वो ये शो करता है कि प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 40 डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीमर एस माइक्रोप्लास्टिक। 40 अलग अलग तरह के यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिले थे। इसके बाद वाली न्यूज़ फॉरेन वाले पेज से हम देखने वाले हैं। तो जो फॉरेन वाली कंट्री यहाँ पर न्यू आई है वो है मेडागास्कर, जो कि अफ्रीका के तहत यहाँ पर दिखाया गया है इसको। यदि इसकी लोकेशन हम देखें ना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो मकर रेखा है वो इसको क्रॉस करते हुए गुजरती, इसका जो दक्षिणी वाला हिस्सा है ना उसको। यदि हम मेडागास्कर के नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो इंडियन ओशियन के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और जो 0 डिग्री वाली इक्वेटर है वो और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दो रेखाएं के लगभग बीच में है, लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इससे होकर गुजरती है। और अफ्रीका की साथ में इसकी लोकेशन देखेंगे हम, तो अफ्रीका का जो पूर्वी तट है उसके राइट हैंड साइड पर स्थित है मेडागास्कर। अब इसका हम पार्टिकुलरली मैप देख लेते हैं, ठीक है। तो पिक्चर आप देख रहे हैं, यही है मेडागास्कर। ये अफ्रीका हो गया, और ये हो गया मेडागास्कर, और ये हो गया मोजाम्बिक चैनल। इंडियन ओशियन इसके पड़ता है पश्चिमी वाले तट पर, यहाँ पर शो कर रहा है। अब राइट वाले शो पर तो इधर ज़्यादा कुछ अच्छे से दिखाया नहीं है। यहाँ पर कुछ पीक्स यहाँ पर हैं, जैसे कि मारो मोकोत्रो माउंटेन की ये पीक है, चोटी है। साम बाबा, इसके किनारे पर एक सिटी बसी हुई है। यदि नॉर्थ में और भी हम देखें तो साम बाबा सिटी के नीचे तरफ में मासोला नेशनल पार्क स्थित है। एक है इसाला नेशनल पार्क जो कि इसके साउथ में पड़ता है। मेजर यदि हम सिटी देखें इसके किनारे कौन कौन सी हैं, तो टोलियारा, एंडोरोका और टोला नारो, और फाइनारानतोसा सिटी के बीच में है इसालो नेशनल पार्क। इसके ऊपर से एक रिवर गुजरती है जिसका नाम है मैंगोस्की रिवर। तो एक तो सिटी ये हो गई फाइनोरेंटोसा। दूसरी जो रिवर है वो है रिवर मानिया, एंड सिराबी सिटी इसके किनारे पर स्थित है। और यहाँ पर हमको एक माउंटेन देखने को मिलता है अंकारात्रा माउंटेन्स, ये इसकी कैपिटल हो गई एंटानानारोबी। कुछ फैक्ट हैं जियोग्राफी से ही रिलेट करते हैं, जो कि इसकी लोकेशन है कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका इन द इंडियन ओशियन। यदि हम हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी वाले कोस्ट की तरफ जाएंगे, तट पर जाएंगे, तो वहाँ पर हमको मिलता है मेडागास्कर। मेडागास्कर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आइसलैंड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये सेकंड नंबर पर इसका स्थान आता है। यदि आप लोग कमेंट कर पाएँ तो आप बताना कि फर्स्ट
सबसे बड़ी आइसलैंड कंट्री का नाम आप बताइए। इसका एरिया है 5,92,800 स्क्वायर किलोमीटर का। द कंट्री कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल फिजियोग्राफिक रीजन। तो लॉन्गिट्यूडनल रूप में यदि हम देखें ना तो 3 पैरेलल रीजन में इसको बांट दिया गया है। द कोस्टल स्ट्रिप इन द ईस्ट, द सेंट्रल प्लेटू एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ द लो प्लेटू ऑफ प्लेन्स। इस प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया गया है। इसकी लोकेशन के बारे में यहाँ पर कुछ बात बताई गई, जैसे कि मेडागास्कर इज़ एन आइसलैंड कंट्री ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का ये आइसलैंड कंट्री है। इसकी लोकेशन है, यदि हम अफ्रीका से 400 किलोमीटर कोस्ट लाइन से जाएंगे ना तो वहाँ पर ये पड़ता है इन द इंडियन ओशियन। अब ये है नियरेस्ट मेनलैंड अफ्रीकन कंट्री बीइंग मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के बिल्कुल ये पास में पड़ता है। It is located in the southern and eastern hemisphere of the earth. The island country of Mauritius and Reunion Territory of, जिसको फ्रांस कहा जाता है, lie to the east of मेडागास्कर। मेडागास्कर के कहाँ पर उसकी पोजीशन है जिसको यहाँ पर बताया गया है।